नमस्कार साथियों, आज मैं मनोज दुबे एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित अपने इंडियन आर्मी के जवानों की कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें इस्तेमाल किए गए नामों को सुरक्षा के मद्देनज़र बदल दिए गए हैं। आशा है आपको हमारा आज का कंटेंट जरूर पसंद आएगा। अगर आप भविष्य में इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। दुश्मन को तो खबर तक नहीं लगी। जून 2015, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन हॉट पैराशूट, इम्फाल, मणिपुर। 5 जून 2015, आतंकवादियों ने सेना के जवानों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। हमला इतना जबरदस्त और घातक था कि 18 भारतीय जवान वाहनों के काफिले में लगी आग में ही जिंदा भस्म हो गए। हल्की हवा चल रही थी और मांस जलने की बदबू माहौल में चारों ओर फैल गई थी। वे सारे जवान डोगरा रेजिमेंट के थे। जवानों की तैनाती के बाद वे अपने बेस की ओर लौट रहे थे। रात के करीब 8:30 बजे थे। उनका काफिला मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था। उसी समय उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमले में बुरी तरह घायल 11 जवानों को मॉर्फिन की ड्रिप के साथ हेलीकॉप्टर से वहां से तुरंत ले जाया गया। जिंदा बच गए जवानों को 2 बातें अच्छी तरह पता थी। सालों से सुलग रहे पूर्वोत्तर में दशकों में ये सबसे बड़ा घातक हमला था और इसका बदला लेना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। लेकिन दूसरी बात उनकी सही नहीं थी। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका जिस तरीके से बदला लिया गया वैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सेना के हेलीकॉप्टर बुरी तरह से जख्मी जवानों को लेकर जिस समय मणिपुर में बेस हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी में देश के सबसे मजबूत लड़ाकों की टीम कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए रवाना होने की खातिर अंतिम तैयारियों में जुटी थी। कांगो दशकों की लड़ाई से जूझ रहा था। सेना की गुप्त पैरा SF यूनिट के कमांडो को ऐसे जांबाज लड़ाकों के रूप में देखा जाता है जिनसे मौत की रूह भी कांपती है। ये टीम संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल के रूप में कांगो जाने वाली थी। उसे हाल ही में ये जिम्मेदारी मिली थी। उधर कांगो एक ऐसा देश माना जाता है जहां हिंसा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और कांगो का युद्ध आधुनिक समय में अफ्रीका का सबसे घातक युद्ध बन चुका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में भारतीय कमांडो अपनी पैराशूट रेजिमेंट के जवानों की जगह लेंगे और नीली टोपी उनकी पहचान होगी। यह नीली टोपी ही संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को बाकी सैनिकों से अलग पहचान देती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में UN ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन को उसके फ्रांसीसी नाम मोनुस्को के नाम से जाना जाता है और इसमें भारतीय सेना की मौजूदगी सबसे अधिक होती है। मोनुस्को में सेवारत 19,000 शांति रक्षकों में से 1/4 से भी अधिक सैनिक भारत से आते हैं। ये दुनिया का सबसे अधिक खर्चीला शांति रक्षक अभियान है, जिसका सालाना बजट $1.25 अरब का है। जून 2015 में करीब 100 जवानों की एक पैरा SF टीम को करीब 500 सैनिकों की उस टीम में शामिल होना था जो उत्तरी कीव की ओर बढ़ रही थी। ये कांगो का एक ऐसा प्रांत है जहां धरती पर सबसे अधिक खनिज पदार्थ कुदरत ने दिए हैं, लेकिन लगातार चल रहे युद्ध के कारण अब इस प्रांत में खून की नदियां बहती हैं। भारतीय सैनिक अपने अफ्रीकी मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। वे उत्तरी कीवू की राजधानी गोमा में स्थित भारतीय ब्रिगेड के मुख्यालय का हिस्सा बनने जा रहे थे। वहां ये जवान 62,400 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। उस इलाके की खूबसूरती को देखकर सांसें थम जाती हैं। झीलों, ज्वालामुखियों, पहाड़ों, सवाना के मैदानों और नदियों से घिरा क्षेत्र है। सेना में UN पोस्टिंग की काफ़ी मांग होती है और शांति रक्षक अभियानों पर भेजे जाने से पहले यूनिटों को कठिन जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता है। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें पैरा SF के लोग पीछे रह जाएं। हकीकत तो यह है कि उन्हें इस नृशंस युद्ध से निपटने के लिए खास तौर पर चुना जाता है और वे कांगो के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले इस इलाके की शांति व सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए बखूबी जाने जाते हैं। वे दिल्ली में पालम एयरफोर्स स्टेशन से रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें अपने गृह बेस असम के जोरहाट से बुलावा आया। कमांडो के बीच बात नपे तुले शब्दों में ही होती है और उन्हें बहुत थोड़े शब्दों में पड़ोसी राज्य मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले के बारे में जानकारी दी गई।
5 मिनट में उन्हें कहानी समझ में आ गई और उनके लिए नए आदेश भी तैयार हो गए। जवान उस दिन विमान में सवार हुए, लेकिन वह भारतीय वायुसेना की 77 वेल्ड वाइपर स्क्वाड्रन का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान था, जो उन्हें पूरी स्पीड से 2350 किलोमीटर दूर मणिपुर की ओर लेकर उड़ चला। सब कुछ बदल गया था। कांगो जाने की योजना को तुरंत स्थगित कर दिया गया। कमांडो को पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उन्हें अपने नए मिशन के अगले दिन इसके बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना बहुत आहत थी। गहरे तक ड्यूटी पर शहीद होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिस बेरहमी से घात लगाकर हमला किया गया था, उससे न केवल डोगरा बटालियन, जिसे निशाना बनाया गया था, बल्कि पूरा सुरक्षा तंत्र और केंद्र की सरकार तक क्रोध की आग में धधक रही थी। सेना के भीतर आग भड़क उठी थी। जल्द ही यह बात सामने आ गई कि इस हमले के पीछे राज्य में सक्रिय 3 आतंकी समूहों के विद्रोहियों का हाथ था। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग, दलित कम्युनिस्ट पार्टी और कांगेई यावोल कन्ना लोक सेना की डोगरा यूनिट का मणिपुर का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उसे देश के उत्तर में किसी अन्य सैन्य स्टेशन पर तैनात करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय वह हमला हो गया। विद्रोही हमला करने के बाद म्यांमार के साथ लगती खुली सीमा का फायदा उठाकर पड़ोसी देश में जा छुपने में कामयाब रहे। उनकी तुरंत फुरत, मारो और भागो की रणनीति कोई नई बात नहीं थी। पहले भी विद्रोही घात लगाकर हमला करते जाते थे और सीमा पार कर सुरक्षित छुप जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि राजमार्ग पर 5 जून को जो खून बहा था, उसका सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सेना एक ऐसे रास्ते पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है। मणिपुर के लिमारोंग में सेना की माउंटेन डिवीजन का मुख्यालय है और जब हाईवे पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर किए गए हमले की खबर आई तो 35 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा वहां पर मौजूद थे। जिस इलाके में ये हमला किया गया था, वह लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की कमान में आता था। जाहिर सी बात है कि किसी भी सैनिक या निर्दोष व्यक्ति की जान उनके इलाके में जाती थी तो उन्हें उसके खून के धब्बे अपने चेहरे पर महसूस होते थे। इस बार भी ये पीड़ा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जैसे ही खबर मिली, उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने विचारों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा उनके दिमाग में 3 शब्दों में तूफान खड़ा कर दिया था, जिसकी आवाज उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। 18 शब्द उन्हें याद नहीं पड़ रहा था कि अपने सैन्य करियर में उन्होंने विद्रोहियों की ऐसी कोई घातक कार्रवाई देखी हो। अपने पैरा SF यूनिट 21C की तरह ही इस हमले को घात लगाकर अंजाम देने वाले विद्रोही भी लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि यह कैसे दिखते हैं, उन्हें पता था कि वह क्या कर सकते हैं, और इसके बावजूद उन्होंने कुछ देर पहले ही उनके इलाके में जवानों का खून बहाया था। घुसकर उनके लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अब कर्नल बन चुके हैं। वह याद करते हुए बताते हैं, मैं कहूँगा कि बड़ा सदमा शब्द उस घातक हमले की गंभीरता जताने के लिए काफ़ी नहीं है। जब इस तरह आपके 18 लोग मारे जाते हैं तो आपको योजना बनानी होती है कि कैसे इसका बदला लिया जाए और आपके पास इसके लिए क्या क्या रास्ते उपलब्ध हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि अपनी टीम के साथ तुरंत उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ूं और उनकी खोपड़ियों के परखचे उड़ा दूं। जब एक कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। भावनाएं हर मिशन की दुश्मन हो सकती हैं। किसी भी विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए उसे बड़ी सफाई के साथ अंजाम देना होता है और उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे ये गुस्सा हो या दुख। इसीलिए हमले के बाद उनके दिल में जो आग भड़क रही थी, उसे दबाकर रखना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को यह मुश्किल काम करना ही पड़ा। उन्होंने सेना में अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए थे और इसमें से अधिकतर समय उन्होंने पूर्वोत्तर के पहाड़ी जंगलों में विद्रोहियों का पीछा करते हुए और गोलियों से उनके शरीर को छलनी करने में ही बिताया था। लेफ्टिनेंट कर्नल के सीने पर बहुत से पदक चमक रहे थे। वर्ष 2004 में उन्हें अद्भुत साहस का परिचय देने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, जो मणिपुर हमले से 1 दशक से पहले की बात है। उस साल उनकी कमान का एक युवा सैनिक विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया था। डेल्टा उस समय युवा कैप्टन थे। जवान की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने कमांडो दस्ते के साथ विद्रोहियों की तलाश में पूरा जंगल छान मारा था और 8 विद्रोहियों को मौत की नींद सुला दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं कि तुरंत की गई उस कार्रवाई का मनोवैज्ञानिक रूप से कितना असर हुआ था। विद्रोहियों को वह सबक सालों तक याद रहा था।
अब एक दशक बाद वर्ष 2015 में लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि मणिपुर में घात लगाकर किया गया हमला पूरे पूर्वोत्तर में फैले संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। उन्हें ये भी पता था कि जंगल में युद्ध लड़ने में महारत रखने वाली उनकी यूनिट हर वह कदम उठाएंगी जो जरूरी होगा। अगले 36 घंटों में लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के दस्ते ने सेना और सरकार के नेतृत्व के आशीर्वाद से विद्रोहियों से हमले का बदला लेने के लिए एक बेहद शानदार और अद्भुत मिशन की रूपरेखा तैयार की। पूर्वोत्तर को उनकी पैरा एसएफ यूनिट से बेहतर कोई नहीं जानता और दूसरा कोई उनकी तरह लड़ाई लड़ना भी नहीं जानता। ये यूनिट पिछले करीब 2 दशकों से पूर्वोत्तर के जंगलों में घूम घूम कर विद्रोहियों का सफाया करती रही थी। यूनिट के असम मुख्यालय से लेकर कमांडो दस्ते पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे और वे हर वक्त किसी भी अभियान में कूद पड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते हैं कि वह राडार पर थे। लंबे तगड़े 5 फीट 10 इंच की मजबूत कदकाठी उनकी प्रतिष्ठा पहले ही दूर दूर तक फैली हुई थी। विद्रोही उन पर चील की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। वर्ष 2006 से ही यह ऑफिसर मणिपुर में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के निशाने पर थे और आज भी हैं, लेकिन इस बात से उनके दिमाग की शांति या उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा था। उनका कहना है, आतंकवाद केवल डर है। उनको मुझे देखते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है कि वे मुझसे डरते हैं। इस पूरे इलाके में केवल मुझे ही यह अधिकार मिला हुआ है कि मैं ऑटोमेटिक गन लेकर पूरी आज़ादी के साथ सड़कों पर घूम सकता हूं, लेकिन वे नहीं। लेकिन पैराट्रूपर अपने साथ अपने परिवार को नहीं रखते हैं। उनकी अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे सेना के किसी गोपनीय बेस में रहते हैं और वहां वे सालों से रह रहे हैं। पूर्वोत्तर में उनके पुश्तैनी घर में आज भी ताला लगा है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को जब लड़ाई का ऑर्डर मिलता है तो उन्हें अपने जवानों को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले से काफी पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की यूनिट म्यांमार में सीमा पार NSCN के शिविरों पर हमले की तैयारी कर रही थी। संदिग्ध नगा विद्रोहियों ने राज्य के मोहन जिले में 4 मई 2015 को घात लगाकर किए गए हमले में 8 सैनिकों को मार डाला था। यह मणिपुर हमले से ठीक 1 महीने पहले की बात है। 5 जून को यदि घात लगाकर हमला नहीं किया गया होता तो सेना अपनी पहले की योजना के अनुसार आगे बढ़ती। योजना ये थी कि 5 जून की रात को पैरा SF कमांडो की एक टीम म्यांमार में घुसेगी और शिविर को तबाह कर देगी, जो काफी समय से सेना के राडार पर था। समूह का विद्रोही नेता S खापलांग म्यांमार में रहता था। ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे उग्रवादी संगठन ने भारत के साथ 14 साल से चला आ रहा संघर्ष विराम समझौता उस साल 27 मार्च को तोड़ दिया। ये साफ था कि खापलांग शांति नहीं चाहता था। संघर्ष विराम समझौते से पीछे हटने के बाद उग्रवादी समूह ने सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई करने की योजना तो बन ही रही थी। स्थानीय स्तर पर विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए हमले की योजना बनाई गई, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं होती। हमले को तेजी से और खामोशी के साथ अंजाम दिया जाना था, जैसा कि अधिकतर हमलों में होता है। लेकिन 5 जून 2015 को मणिपुर नरसंहार हो गया। इसके बाद हमले की जिस तरह की योजना बनाई गई थी और जिन बारीकियों को ध्यान में रखा गया था, उन पर और सोच विचार करने का समय ही नहीं था। लिहाजा यूनिट को तुरंत हरकत में आना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा उस दिन को याद करते हैं। हमें बताया गया कि आर्मी चीफ 5 जून को इम्फाल आ रहे हैं। कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। वाकई कोई बेहद गहरी और गोपनीय योजना बनाई जा रही थी। केंद्र में सरकार के दिमाग में यह बात एकदम साफ थी कि मणिपुर नरसंहार का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की जरूरत है। लेकिन वह जवाब क्या होगा, इसके बारे में अभी फैसला किया जाना बाकी था। पहले से ही कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि जवाबी कार्रवाई की योजना बन रही है और यह जवाब दुश्मन को बहुत महंगा पड़ने वाला था। इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश दौरे पर जाना था, लेकिन वह नहीं गए। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने अपनी ब्रिटेन यात्रा स्थगित कर दी। ये कोई सामान्य बातें नहीं थीं। घात लगाकर किए गए हमले के बाद जनरल दलबीर सिंह इम्फाल गए, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। अगले साल लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बनाए गए। उस समय वह सेना के नागालैंड हेडक्वार्टर में 3 कोर की कमान संभाल रहे थे।
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और पैरा एसएफ यूनिट के सीओ उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल थे जो ब्रीफिंग में मौजूद थे। ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल रावत ने ये साफ कहा कि मणिपुर हमलावर सेना के हाथों से बच नहीं पाएंगे। उस कमरे में बैठे हर अधिकारी को हालांकि यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि हमलावर अब विदेशी धरती पर हैं, लेकिन उनका संदेश एकदम साफ समझ में आ रहा था। कमरे में हेलोजन बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी और मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था जिसमें मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों को दिखाया गया था। उस नक्शे पर कुछ जगहों पर लाल रंग के निशान लगे थे। ये महज निशान नहीं बल्कि उग्रवादियों के शिविरों के ठिकाने थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, हमें जनरल दलबीर सिंह ने बताया कि सरकार में शीर्ष स्तर पर अभियान को मंजूरी दे दी गई है और रक्षा मंत्री इसकी कमान संभाल रहे हैं। संपूर्ण समर्थन है। हम इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। योजना की बहुत सी जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन उस बेहद गोपनीय ब्रीफिंग के बाद एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी, सेना अगले 72 घंटों के भीतर इसका बदला लेगी। सीमा पार म्यांमार के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और ये दृढ़ विश्वास था कि दिल्ली में सरकार इसके लिए मना नहीं करेगी। 7 जून उग्रवादियों के लिए कयामत का दिन होने जा रहा था। सीनियर जनरलों ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा से ब्रीफिंग रूम में कुछ देर रुकने के लिए कहा। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रूपरेखा का खुलासा किया गया। योजना ये थी कि घातक पैरा एसएफ यूनिट के कमांडो दो तरफा हमला करेंगे मणिपुर और नागालैंड से। इसी बीच 2 टीम कमांडो के हमले के साथ ही पड़ोसी देश की सीमा में घुस जाएंगी और जंगल में उग्रवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों को मटियामेट कर देंगी। इन्हीं पनाहगाहों में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आदेश बेहद स्पष्ट था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके दस्तों को उन शिविरों पर हमला बोलना था जहां उग्रवादियों का बड़ा जमावड़ा था। यहीं पर इस बात का डर था कि कमांडो को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए मिशन को शुरू करने से पहले अपने लक्ष्यों का चुनाव बड़ी ही सावधानी के साथ करना था। उन हालात से कोई फायदा नहीं होगा यदि कमांडो ऐसे लक्ष्यों तक पहुंचे जहां उग्रवादी बहुत अधिक संख्या में मिलें। ऐसे में इतनी बड़ी योजना बेकार साबित हो सकती थी। भारतीय सेना का बहुत कुछ दांव पर लगा था। केवल सरकार ही बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर रही थी, बल्कि सेना को भी अपने शहीद जवानों की शहादत का बदला लेना था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, हमने पहले कुछ घंटे उन शिविरों का चुनाव करने में लगाए जिनके बारे में दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम वहां पहुंच जाएंगे। यह उनकी सबसे सुरक्षित मान थी। यह कोई मामूली हमला नहीं होगा। सेना के पारंपरिक अभियानों में बेहद कड़ी योजना की जरूरत होती है, जिसमें पूरी तरह चाक चौबंद योजना बनाई जाती है और विदेशी धरती पर सेना जो अभियान चलाती है वह तो पूरी तरह एक अलग ही कौशल की मांग करता है। इस प्रकार के मिशन को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसके आगे सेना की रोजमर्रा की ड्रिल तो बच्चों का खेल लगती है। विशेष मिशन की सफलता कई सारी बातों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे अहम बात होती है रणनीति तैयार करना, उसके बाद सटीक खुफिया सूचना और सबसे अंत में हर मुश्किल और विपरीत हालात की कल्पना करते हुए उससे निपटने के बारे में तैयारी करना। म्यांमार की सीमा के भीतर ऐसे लक्ष्यों की कमी नहीं थी जिन्हें भारतीय सेना को चुनना था। सीमा के घने जंगल उग्रवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह थे। मणिपुर हमले के कई घंटों के बाद सेना ने उन लक्ष्यों के बारे में अंतिम फैसला कर लिया था जिन पर भारतीय कमांडो हमला बोलेंगे। उग्रवादियों के 3 शिविर ऐसे थे जिन पर लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके जवान हमला करेंगे। वैसा ही एक अन्य दस्ता नागालैंड से हमला करेगा। लेकिन एक समस्या थी और यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। ये समस्या थी दूरी। मणिपुर सीमा के पार उग्रवादियों के शिविर बेहद घने जंगल के अंदरूनी क्षेत्र में थे। 7 जून को 2 दिन बाद ही इतने भीतर घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद करना बेहद चुनौती भरा काम था। उस कयामत के दिन को नए सिरे से निर्धारित किया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। उसी शाम उन्होंने जनरलों के साथ इस पर बातचीत की। अभी भी काफी काम करना बाकी था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, दूरी बहुत अधिक थी, हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत थी। 7 जून को नागालैंड से हमला किया जा सकता था क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें तैयार थीं, लेकिन उसी के साथ ही टीमों को भेजना था और इतने कम समय में हम मणिपुर से इस काम को नहीं कर सकते थे। उनका अंदाजा बेहद ठोस आधार पर टिका था।
दूरी केवल एकमात्र अड़चन नहीं थी, मणिपुर में अभियान को शुरू करने के लिए पैरा एसएफ कमांडो की संख्या भी पूरी नहीं थी। 5 जून के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के पास केवल 40 लोग थे और वही कारण था कि 100 पैरा एसएफ कमांडो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अभियान पर जाने से बीच रास्ते में रोक दिया गया और उनका रुख मोड़ दिया गया। दिन के वक्त तक वे इम्फाल में थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रावत नए मिशन को संभालने के लिए नागालैंड के दीमापुर के अपने हेडक्वार्टर से इम्फाल पहुंच गए थे। एक ब्रिगेडियर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रावत वर्ष 2008-9 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भारतीय ब्रिगेड की कमान संभाल चुके थे और संयुक्त राष्ट्र ने कांगो के एक महत्वपूर्ण प्रांत को विद्रोहियों के हाथों में जाने से बचाने का उन्हें श्रेय दिया था। उस समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबाकार गाई ने तत्कालीन ब्रिगेडियर रावत को दिए गए प्रशस्ति पत्र में लिखा था कि यह केवल उनके ही नेतृत्व, साहस और अनुभव से संभव हो पाया है कि उत्तरी कीव की राजधानी गोमा विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बच गई और देश के इस पूर्वी हिस्से में हालात स्थिर हुए। इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर रावत के प्रयासों के चलते ही मुख्य विद्रोही समूह को सुलह समझौते के लिए आगे आना पड़ा। वे हमेशा जवानों के लिए तैयार रहने वाले कमांडर थे और उनकी सैन्य क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानते थे। इसी के चलते कमांडो ने म्यांमार के मिशन की ऐसी तैयारी की थी कि वे मौत को भी मात दे सकते थे। उन्हें ये पता था कि वे बेहद सक्षम और योग्य हाथों में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं, शीर्ष कमांडर एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थे और कांगो जाने वाले जवानों को इम्फाल लाने के लिए तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रावत ने यह सब पक्का कर लिया था कि सारा साजो सामान पूरी तरह तैयार हो ताकि हम कमांडो केवल मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस मिशन की सफलता के लिए कमांडो का समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण था। उग्रवादियों के 3 कैंप एकदम एक दूसरे के साथ बने हुए थे। खुफिया जानकारी के हिसाब से उन कैंपों में 120 से अधिक उग्रवादी मौजूद थे। ऐसे में 40 कमांडो के साथ मिशन की योजना बनाना संभव तो था, लेकिन इसमें भयंकर खतरा था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के लिए इस मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कमांडो को चुनने का विकल्प भी सीमित था। इस मिशन के लिए बेहतर में से भी बेहतर कमांडो की जरूरत थी, क्योंकि 40 का मुकाबला 120 से होना था। 15 जून की आधी रात तक हमले के कार्यक्रम पर फिर से काम किया गया और उसकी बारीकियों को नए सिरे से जांचा परखा गया। 7 जून को लक्ष्यों पर हमला करने की योजना को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया। अब हमले के लिए 9 जून का दिन तय किया गया। इससे कमांडो को उग्रवादियों के कैंपों तक पहुंचने में पर्याप्त समय मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा उस दिन पहली बार थोड़ा राहत में दिखे। जवान जब कुछ घंटे की नींद लेने के लिए अपनी बैरक में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर कुछ संतोष का भाव था। मिशन की योजना को जांचने परखने के लिए कोई पहलू नहीं छोड़ा गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपने जवानों को बता दिया था कि उन्हें 8 जून की आधी रात तक घने जंगलों वाली उस पहाड़ी पर पहुंचना है जहां से उग्रवादियों के शिविर नजर आते हैं। योजना ये थी कि 9 जून को जब पौ फट रही होगी तो उसी समय दुश्मन पर हमला बोला जाए। ये सुनने में सैद्धांतिक रूप से बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन हर कमांडो सांस रोके लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के निर्देशों को सुन रहा था। उन्हें विदेशी धरती पर एक खतरनाक मिशन को अंजाम देना था। उन्होंने सालों तक इस प्रकार के मिशन को अंजाम देने के लिए मिजोरम के जंगलों और अन्य दुर्गम इलाकों में कड़ा प्रशिक्षण हासिल किया था। वे देश को ये साबित कर दिखाने के लिए तैयार थे कि भारत की स्पेशल फोर्सेज क्या कर सकती हैं। जवान आराम करने के लिए जा रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा गंभीर मुद्रा में अपने जवानों को जाते हुए देख रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ब्रीफिंग रूम में अकेले बैठे थे। उन्होंने नक्शे पर कड़ी नजर डाली। सालों की कड़ी मेहनत उनके अनुभव में साफ नजर आती थी। अधिकारी ने हर तरह के नक्शे देखे थे। उनके भीतर नक्शे पर बने ठिकानों को याद रखने और नक्शे में विभिन्न इलाकों के बीच की दूरी को सेकंड्स में पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। वे कागज के एक मामूली टुकड़े पर बनाए गए किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक नक्शे को गहराई से समझ सकते थे और उनकी ये सभी खासियतें उनके जवानों के लिए बड़ी मदद साबित होती रही थीं। उन्होंने लाइट बंद की और अपने क्वार्टर की ओर चले गए। उन्हें पता था कि जवाबी कार्रवाई के लिए रवाना होने से पहले सोने के लिए उनके पास शायद यही आखिरी रात थी। पैरा एसएफ योद्धाओं को सीमा पर पहले से ही तय की गई एक जगह पर पहुंचना था,
जहां से उन्हें म्यांमार के भीतर घुसना था। कमांडो की आवाजाही को इतना गोपनीय रखा गया था कि हवाओं को भी उसकी खबर नहीं थी, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं बची थी कि उग्रवादियों को भारतीय कमांडो की मौजूदगी का जरा भी कोई एहसास हो सके। अगर ऐसा हुआ तो यह मिशन के लिए कयामत होगी। बदला लेना तो दूर, उल्टा और भारतीय सैनिकों की जान जा सकती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, हमने एक साथ मिलकर एक गोपनीय योजना बनाई थी। कमांडोज को सेना के ट्रकों से भेजा जाना था ताकि यह ऐसा दिखे कि यह इन्फेंट्री जवानों की सामान्य आवाजाही का हिस्सा है और पूर्वोत्तर में सैनिकों की इस प्रकार की आवाजाही आम बात है। हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इससे बेवजह वे नजरों में आ जाते। इसलिए कमांडो को हवाई मार्ग से ले जाने की संभावना से इनकार कर दिया गया। मिशन की हर बारीकी को बेहद गोपनीय रखा गया था। मिशन में शामिल कमांडो को छोड़कर किसी को इसका पता नहीं था। 6 जून को तड़के की ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन के बाद कमांडो मिशन पर निकल पड़े। कमांडो हथियारों से पूरी तरह लैस थे, वे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जिन कमांडो को चुना गया था उनमें से 64 के पास कार्ल गुस्ताव 84 mm रॉकेट लॉन्चर, पुलमियोत कलाशनिकोव जनरल पर्पज मशीन गन, इजराइल निर्मित टेवीर टार 21 असाल्ट राइफल, कोल्ट M4 कार्बाइन, AK-47 और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा MA लेकर चल रहे थे, जो कि उनकी पसंदीदा राइफल थी। M16 असाल्ट राइफल, MA कार्बाइन को विशेष अभियानों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। ये करीब और मध्यम दूरी की हल्की घातक गन है और पूरी दुनिया में एलीट दस्तों का सर्वाधिक पसंदीदा हथियार है। पूरी अमेरिकी सेना में इसका इस्तेमाल प्राइमरी इन्फेंट्री हथियार के रूप में किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को ऐसे मिशन के लिए यह बहुत सही लगती थी, जहां तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत होती है। भारतीय कमांडो टीम के हथियारों के जखीर में इजरायली UG सब मशीन गन और गैलिल 7.62 mm स्नाइपर राइफल भी थी, जो कैंपों के बाहर पहरेदारों का सफाया करने के लिए थी। आमतौर पर SF यूनिट सेना की सबसे बेहतर हथियारों से लैस यूनिटें हैं और उस दिन ये साफ दिख भी रहा था। कमांडो इतना हथियार और गोला बारूद लेकर चल रहे थे कि वे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। वे राइफलें कमांडोज के कंधों पर नहीं लटक रही थीं। कमांडो अपने हथियारों को उठाने के लिए स्विंग का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हाथ में हथियार हो तो एक कमांडो को कार्रवाई करने में कम समय लगता है और लड़ाई में सेकंड का 100वां हिस्सा भी हार जीत का फैसला करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। हथियारों के अलावा कमांडो बैकपैक भी लादे चल रहे थे, जिनमें जरूरत से ज्यादा गोला बारूद, खाने का सामान, मेडिकल किट और पानी था। उनके कंधों पर कोई कम सामान नहीं था। उनमें से हर कमांडो 40 किलोग्राम बोझ उठाकर चल रहा था, जबकि इसमें हथियारों का वजन शामिल नहीं था। इस भारी वजन को उठाए कमांडो सेना के ट्रकों की ओर बढ़ चले। ट्रकों का इंजन पहले से ही चालू था और ये ट्रक कमांडो को म्यांमार की सीमा के करीब तक ले जाने वाले थे। जैसे ही वे ट्रकों पर सवार होने वाले थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने उनमें से एक कमांडो को अपनी M4 राइफल थमाई। कमांडो को तुरंत ही एहसास हो गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा क्या करने वाले हैं। ऑफिसर घुटनों के बल झुके और धरती को चूम लिया। हर मिशन पर रवाना होने से पहले वे ऐसा ही करते थे। वे एक दोस्त और एक गाइड के रूप में धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे थे। सेना के ट्रक युद्ध के लिए तैयार कमांडो को लेकर चल पड़े और 7 जून को तड़के 3 बजे योद्धाओं को इलाके में छोड़ दिया। उग्रवादियों के ठिकाने सीमा के उस पार थे और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी वे काफी दूर थे। घने जंगलों वाली जिस पहाड़ी पर कमांडोज को पहुंचना था, उसके लिए उन्हें अभी 40 किलोमीटर से अधिक का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद ही वे हमला करने से पहले कैंपों का जायजा ले सकते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा एक सैनिक के रूप में कई बार खुद को साबित कर चुके थे, लेकिन अगले 48 घंटे एक कमांडर के रूप में उनके कौशल और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेने वाले थे। उनके कंधों पर मिशन का भविष्य था, अपनी कमान के कमांडो की जिंदगी का भविष्य था और इन सबसे भी ऊपर वह जिम्मेदारी थी जो हर जवान अपने कर्तव्य की राह में सामने रखकर चलता है, राष्ट्र का सम्मान। 7 जून की सुबह पौ फटते ही कमांडोज ने सीमा की ओर जाने वाले दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खुद काफी तेजी दिखाई और यह सुनिश्चित किया कि टीम के बाकी लोग सुस्त न पड़ें। उनके दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही थी। अपने दिमाग पर उनका गजब का नियंत्रण था। कभी कभार ही उनका ध्यान अपनी मां की ओर चला जाता था, जो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी।
उनके गृहनगर के पास ही एक अस्पताल में 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन होना था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की कमांडो टीम में कोई इस बात को नहीं जानता था। उनके दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि वह इस घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़े होने के लिए छुट्टी लेकर चले जाएं। उनके दिमाग में केवल मिशन ही घूम रहा था। शाम का झुटपुटा था और पैरा एसएफ टीम सीमा पर पहुंच गई। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। कमांडोज के चेहरों पर म्यांमार से आ रही ताज़ा हवा टकराए। अगले 36 घंटे में यह मिशन पूरा हो जाएगा। सब काम समय पर हो रहा था। रात भारतीय सीमा में गुजारने के बाद कमांडोज 8 जून को सूरज की पहली किरण फूटते ही म्यांमार में प्रवेश कर गए। अब यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखना था। ये पड़ोसी देश की सरजमी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके कमांडोज पहाड़ी और जंगली इलाके में 6 किलोमीटर तक चलते रहे। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर रखा था। योजना के अनुसार टीम ने मणिपुर में भारतीय सीमा पर स्थित एक गांव से 2 गाइडों को किराए पर लिया था। गाइड बर्मी भाषा बोलते थे और घने जंगल में हर मोड़ को जानते थे। गाइडों की इलाके की पूरी समझ तथा लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की नक्शों को पढ़ने की फोटोग्राफिक मेमोरी की बदौलत टीम एकदम सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कमांडोज किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। लेकिन जल्द ही उनका सामना होने वाला था। कमांडोज भारत और म्यांमार को बांटने वाली एक छोटी नदी को पार करके अभी कुछ ही दूर चले थे कि वे रास्ते में रुक गए। जंगलों के बीच में से जिस रास्ते पर वे बढ़े जा रहे थे वह एकदम सुनसान होना चाहिए था, जहां बस्तियों का नामो निशान होने की कोई सूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। कुछ लोग कमांडो दस्ते की ओर बढ़े। उनके पास बहुत सारी मॉनिटर लिजार्ड थीं। ये उन 5 प्रजातियों की छिपकली में से थीं जो उस इलाके में पाई जाती हैं। गाइडों ने जब उनसे सवाल जवाब किया तो पता चला कि वे बर्मी शिकारी थे जिन्होंने बड़ी छिपकलियों को मारा था। इन छिपकलियों को दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़े चाव से खाया जाता है। इनकी कीमत बहुत अधिक होती है और कुछ देशों में इनका इस्तेमाल काम वासना बढ़ाने वाली औषधि बनाने में भी किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हुए बताते हैं, वे 5 लोग थे। हमें उनके सामने आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वे आ ही गए थे तो कुछ न कुछ तो करना ही था। सबसे आसान रास्ता तो यही था कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां ही होती हैं जो कड़ी मेहनत से बनाई गई योजनाओं को विफल कर देती हैं। हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि ऐसे लोगों को दुश्मन ने मुखबिरी करने के लिए तो नहीं भेजा है। ऐसे मुखबिरों की एक चेतावनी से दुश्मन चौकन्ना हो जाता है और फिर पूरा मिशन फेल होना तय हो जाता है। दूसरा उपाय था कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते हैं कि वे और उनके जवान ऐसा नहीं कर सकते, और वह भी बिना किसी सबूत के कि वे उग्रवादियों के मुखबिर हैं। इस बात की भी बड़ी संभावना थी कि वे वास्तव में ही शिकारी हों, जो कि गलत समय पर गलत जगह पहुंच गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा मुस्कुराते हुए कहते हैं, या हो सकता है कि हम गलत समय पर गलत जगह पर थे। उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कमांडोज को आदेश दिया कि वे रस्सियों से उन्हें बांध दें। इसके बाद उन्हें उस जगह तक साथ लेकर जाना था जहां से कमांडो टीम कैंपों की टोह लेने वाली थी। वे मिशन के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपनी माउंटेन हार्डवेयर घड़ी पर नजर डाली। अक्सर वह जब ड्यूटी पर नहीं होते थे तो अपनी फिटबिट एक्टिविटी ट्रैकर कलाई पर पहने रहते थे, लेकिन आज उनकी कलाई पर माउंटेन हार्डवेयर थी। बीच में आई इस अड़चन से कमांडोज का कोई अधिक वक्त खराब नहीं हुआ। उन्होंने जवानों से कहा कि टीम खाना खाने के लिए कुछ देर रुकेगी। टीम की तेजी में 1 सेकंड की भी कमी नहीं आई थी। वे तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इस समय कमांडोज के दिमाग में शायद फिल्म लक्ष्य के उस यादगार गीत की धुन गूंज रही थी जो सेना का पसंदीदा और यादगार गीत है। इम्फाल से रवाना होने से पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने कमांडो की बैरकों में इस गीत को साउंड सिस्टम पर बजाया था। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लगभग हर सैनिक को ये गीत पसंद है और उनके दिलों में इस गीत की धुन समा गई है। 8 जून का दिन था और दोपहर हो चुकी थी। जिस खड़ी पहाड़ी की ओर वे बढ़ रहे थे वह अब नजर आने लगी थी। उसकी समतल चोटी पर पहुंचने के बाद कमांडोज उग्रवादियों के उन कैंपों को पहली बार देखेंगे जिन पर उन्हें अगले दिन हमला बोलना है। और अब वक्त गर्मागर्म खाना खाने का हो चला था।
कमांडोज के बैकपैक में कुकिंग स्टोव के साथ ही हेक्सामाइन फ्यूल टैबलेट भी थीं। लंबे समय तक जलने वाली इन टैबलेट की मदद से भोजन गर्म किया गया। खाना इस प्रकार तैयार किया गया था कि न धुआं उठ सकता था, न उसकी गंध हवा में फैल सकती थी और न ही कोई और किसी तरह का सुराग इससे दुश्मन को मिलने वाला था। खाना रेडी टू ईट पैक में था, जिसमें राजमा पुलाव था। कमांडोज ने बारी बारी से खाना खाया और इस दौरान कुछ कमांडोज घेराबंदी करके खड़े रहे ताकि चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खाने के बाद मीठे के लिए उनके पास एक साझे पॉलीथीन बैग में रखे शक्करपारे थे। उसे देखकर उन्हें अपने घर के त्योहारी माहौल की याद ताज़ा हो गई। खड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंचने पर जब वे घनी पत्तियों के बीच से आगे बढ़ रहे थे तो उनकी वर्दी जंगल के माहौल के साथ पूरी तरह घुल गई थी। जब टीम ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पानी तो लगभग खत्म हो गया है। हर कमांडो अपने साथ बैकपैक में 7 लीटर पानी लेकर चला था। भीषण गर्मी पड़ रही थी और कमांडोज बुरी तरह प्यासे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, लेकिन एक बड़े हमले से पहले ऐसे हालात ठीक नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल डेल्टा ने मजाक में कहा कि जितनी जल्दी वे मिशन को पूरा करेंगे उतनी जल्दी वे उग्रवादियों के कैंपों से पानी लेकर भी पाएंगे। लेकिन मजाक और कमांडोज की हंसी के बाद उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा। हर किसी की जिंदगी उनके हाथों में थी। कमांडो की जिंदगी लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की जिम्मेदारी थी। उन्हें पता था कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि हर कमांडो मिशन से जिंदा लौटे। लेकिन युद्ध के मैदान में तेजी से घटते घटनाक्रम में कुछ भी हो सकता था। यदि कमांडो आपात स्थिति में लौटते हैं तो ऐसे हालात में बचकर निकलना न केवल एक बुरा सपना साबित होगा, बल्कि इससे मिशन के लिए भी बहुत कम कमांडो उपलब्ध हो पाएंगे और टीम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मिशन की बड़ी तस्वीर तो सबको समझ में आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिन्हें केवल लड़ाकू यूनिट ही पूरी तरह समझ सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं, हमें पता है कि यदि कुछ गलत हुआ तो बटालियन का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि एसएफ का मतलब है सबसे फालतू। ऐसा हम कैसे होने दे सकते थे? कभी नहीं। मिशन के लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इम्फाल में आर्मी नेतृत्व के साथ संपर्क में थे। उनके पास मोबाइल फोन था और सिग्नल बार 3 पर था। सेना को यह पता है कि भारतीय मोबाइल फोन सीमा के पास के इलाके में एक निश्चित दूरी तक काम करते रहते हैं। अभियान के दौरान पहले से तय एक कोड का इस्तेमाल करते हुए मिस्ड कॉल के जरिए संपर्क बनाया जाता है। एक सुरक्षित सैटेलाइट लिंक पर मिस्ड कॉल और कम्युनिकेशन के जरिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा आर्मी नेतृत्व के साथ संपर्क में थे। सेना के मिशन को केंद्र सरकार का आशीर्वाद हासिल था और उसने म्यांमार की राजधानी नेपिताव में अपने समकक्ष को विश्वास में लिया हुआ था। सुरक्षा कारणों से लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा मिशन के दौरान संपर्क के अन्य साधनों का खुलासा नहीं कर सकते थे। टीम को लगातार खुफिया जानकारी मिल रही थी। कुछ खुफिया सूचना में ऐसी मंशा जाहिर की गई थी कि उग्रवादी शायद कैंपों को छोड़कर भाग गए हैं। मोबाइल पर ऐसी ही एक बातचीत में दूसरी ओर से आवाज आई, डेल्टा, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उग्रवादी अभी भी वहां हैं? क्या आपको वे दिखाई दे रहे हैं? ऐसी संभावना है कि हालात शायद बदल गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा 1 दशक से अधिक समय से पूर्वोत्तर में थे और उन्होंने अपने मुखबिरों का एक शानदार नेटवर्क तैयार कर रखा था। उन्हें इस बात में कोई शंका नहीं थी कि उग्रवादी अपने कैंपों में हैं, और वह भी बड़ी संख्या में। उन्होंने बड़ी शांत आवाज में फोन पर कहा कि चिंता मत करो, वह और उनके जवान इतनी दूर खाली कैंपों पर हमला बोलने के लिए नहीं आए हैं। जैसे ही कमांडोज ने खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो जिनके पास TAR-21 असॉल्ट राइफलें थीं, उन्होंने अपनी स्लिंग हटा ली। इजरायली हथियार कुछ इस तरह के बने होते हैं कि उनका पिछला हिस्सा भारी और आगे की नोक हल्की होती है। मैगजीन और फायरिंग मैकेनिज्म हथियार के ट्रिगर के पीछे होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने कहा, एसएफ कमांडोज स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करते। हम तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपने हथियार को हाथ में लेकर चलने में यकीन करते हैं। लेकिन तुम लोग टिवो को हाथ में लेकर खड़ी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है। कुछ घंटे बाद जब सूरज छुप रहा था, पैरा एसएफ दस्ता पहाड़ी पर पहुंच गया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके जवानों ने सावधानी से उन जगहों को चुना जहां से लक्ष्य अब उनकी नज़र में था। कमांडो को पहली बार अपने सीने में एक लहर सी उठती महसूस हुई, जो किसी भी ऐसे मिशन से पहले स्वाभाविक थी। कैप बमुश्किल 400 मीटर की दूरी पर थे।
टोल लेने वाले टीम के कमांडोज कैंपों पर नजर रखने के लिए सबसे ऊंची जगह पर थे। उन्हें कैंपों का नक्शा और उनके भीतर उग्रवादियों की किसी भी प्रकार की हरकत पर नजर रखनी थी। बाकी कमांडोज ने उनके नीचे वाली जगह संभाल ली। पहाड़ी पर मौजूद हर कमांडो के पास नाइट विजन उपकरण थे, लेकिन उनका इस्तेमाल NSCN-K के कैडरों, उन्हें जो कैंप नजर आ रहे थे वे मणिपुर में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के थे, द्वारा किया जाता था। जून की उस रात जब पहाड़ी चांदनी से नहा गई तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने तड़के बोले जाने वाले हमले की योजना की अपने दिमाग में फिर से जांच परख की। अपनी टीम के लीडरों के साथ उन्होंने तय किया कि किस प्रकार टीमों को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहली सब यूनिट शुरुआती सीधा हमला करेगी, दूसरी कट ऑफ सब यूनिट भागने की कोशिश करते उग्रवादियों को मार गिराएगी और चौथी टीम सबसे पीछे का सुरक्षा घेरा बनाएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदेश साफ और स्पष्ट थे। अगले दिन 9 जून को सूरज उगने से पहले विनाशकारी गोलीबारी के साथ हमला बोला जाएगा। उसी समय 100 किलोमीटर दूर नागालैंड में दूसरा पैरा SF दस्ता NSCN के कैंप पर अपना हमला शुरू करेगा। ऐसा माना जा रहा था कि उस कैंप में उग्रवादी संगठन का सबसे दुर्दांत उग्रवादी सलाहकार निकी सुमी छुपा हुआ है। हमले की योजना की अंतिम समीक्षा के बाद पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया। अचानक रात के करीब 9 बजे ये खामोशी गोलियों की आवाज से टूटी। कमांडोज ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उनके हथियार तैयार थे। क्या दुश्मन को उनकी टोह मिल गई थी? लेफ्टिनेंट कर्नल को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हुआ है। क्या उग्रवादियों को कमांडोज के आने का पता चल गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को आज भी वह दिन कुछ इस तरह याद आता है। मुझे लगा कि सारी योजना पर पानी फिर गया है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फुसफुसाकर अपने साथियों से कहा कि वे बुद्ध की तरह जिस पोजीशन में हैं, उसी में बैठे रहें। अब वहां केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, हवा और कीट पतंगों की ही आवाजें थीं। यदि दुश्मन को कमांडोज की मौजूदगी का पता चल गया है तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को तुरंत कोई फैसला करना होगा। सारा मिशन उल्टा हो जाएगा। कहाँ तो वे उग्रवादियों के कैंपों को ध्वस्त करने के मिशन पर निकले थे और कहाँ अब उन्हें वहां से सुरक्षित निकलने की योजना बनानी पड़ रही थी। अब यह मिशन प्रतिष्ठा और बदले की कार्रवाई के बजाय खुद को जिंदा बचाए रखने की जंग में बदलने वाला था। अब ये साफ पता चल गया था कि उग्रवादियों ने कैंपों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने गश्ती दलों को भेजना शुरू कर दिया था। उग्रवादियों के गश्ती दल गश्त लगाते हुए पहाड़ी के शिखर पर इतने करीब आ गए थे कि कमांडोज उनसे मात्र 150 मीटर की दूरी पर थे। गश्ती दल के उग्रवादी बेहद ऊंची आवाज में गा रहे थे और टॉर्च से रोशनी डाल रहे थे। उनकी आवाज और गाने का स्टाइल देखकर लग रहा था कि वे नशे में हैं और यह रोजमर्रा की सामान्य गश्त थी और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मौत उनसे मिलने के लिए पहाड़ी पर आ चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, उन्होंने हवा में कुछ गोलियां चलाई। वे अंदाजे में चलाई गई गोलियां थीं, ताकि यदि अंधेरे जंगल में कोई छुपा है तो वह पलटकर इसका जवाब देगा। उन्हें वहां हमारी मौजूदगी का पता नहीं था। कमांडोज ने राहत की लंबी सी सांस ली। उनकी योजना मजबूत थी। कुछ कमांडोज के पास डिनर के लिए पूरी और चटनी थी। वे लगातार तीसरी रात भी नहीं सोएंगे। कमांडो कुछ घंटे अपनी आंखें बंद भी करना चाह रहे होंगे तो ये हो नहीं पाया। आधी रात को एक और घटना हो गई। हुआ कुछ यूं कि आधी रात अभी बीती ही थी कि उग्रवादियों के कैंप से हवा में गोलीबारी शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के दिमाग में फिर से वही बात आई। उनके दिमाग के किसी कोने में यह बात आ रही थी कि प्लान बी पर लगता है काम करना जरूरी हो गया है। उन्हें अपने कमांडोज को ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे लोग एकदम खामोश और पत्थर की तरह धरती पर पड़े थे। उनमें से हर किसी को लग रहा था कि किसी भी क्षण लड़ाई शुरू हो सकती है। गोलीबारी करीब 10 मिनट तक होती रही और उसके बाद जैसे वह अचानक शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक बंद भी हो गई। उग्रवादी ऊँटते हुए से अपने कैंपों में चले गए। इसके 3 घंटे बाद वे फिर से बाहर निकले और फिर से वैसे ही गोलीबारी शुरू कर दी। तड़के के 3 बजे थे। ये वक्त बेहद बोरियत और उलझन भरा था। कहीं उग्रवादियों को पैरा SF टीम के आगे बढ़ने का वास्तव में तो पता नहीं चल गया है। अब तक लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को यह स्पष्ट हो गया था कि हमले की योजना में काफी बदलाव करना पड़ेगा। टीम का टोही दस्ता अभी भी पहाड़ी की चोटी पर था और बाकी कमांडोज ढलान पर नीचे थे। टीम का एक कमांडिंग ऑफिसर सरक कर वहां तक आया जहां लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा थे।
उनकी ओर झुकते हुए उसने बेहद धीमी आवाज में कहा कि यदि कमांडो उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में उलझे बिना पहाड़ी पर हमले के लिए मोर्चा संभाल सकते हैं तो उन्हें योजना के अनुसार ही हमले के लिए आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। मिशन कमांडर के पास फैसला करने के लिए केवल 2 घंटे का वक्त था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि हम हमले के लिए अपना आखिरी मोर्चा संभालते हैं तो उस स्थिति में हमें योजना में बदलाव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। योजना में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। टीम को 4 सब यूनिट में बांटने के बजाय मिशन कमांडर ने उन्हें अब 3 में बांटने का फैसला किया। 2 टीमें सीधे हमला करेंगी जबकि तीसरी टीम पीछे से उन्हें कवर करेगी ताकि उग्रवादी उन्हें चारों ओर से घेर सके। तीसरी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह दोनों हमलावर टीमों को सुरक्षित वापस निकालने का काम देखेगी। 2 कट ऑफ टीमों को कैंपों के दूसरी ओर भेजने की योजना को बदले हालात में रद्द कर दिया गया। 4 बजे तक कमांडोज ने पहाड़ी की चोटी पर फाइनल हमले के लिए मोर्चा संभाल लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपने नाइट विजन चश्मे से पहाड़ी के नीचे बने उग्रवादियों के कैंपों की ओर देखा। 1 घंटा पहले जिन उग्रवादियों ने आखिरी बार गोलीबारी की थी वे अभी तक लौटकर अपने कैंपों में नहीं आए थे। इसका मतलब था कि वे अभी आसपास ही थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बताया, वे हमसे बहुत अधिक दूर नहीं थे, हम करीब 10 मिनट में उन तक पहुंच सकते थे। वे कैंप की ओर लौट रहे थे। अब कमांडो मिशन के उस चरण में पहुंच चुके थे जो सबसे नाजुक मोड़ पर था। उन्होंने बड़ी ही सावधानी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने एक गहरी सांस ली और अपनी हमलावर टीमों को बताया कि वे सीधे पहले कैंप के पीछे से जाकर उग्रवादियों को घेरेंगे। ये रणनीति एकदम सही काम कर गई। उग्रवादी अपने कैंपों में जा चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि भारी हथियारों से लैस 40 भारतीय कमांडोज के रूप में मौत के कदम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। कमांडोज ने उग्रवादियों के शिविरों को अर्धगोलाकार में घेर लिया। कमांडोज ने इस तरह से मोर्चा संभाला कि उनमें से हर एक सीधे अपने लक्ष्य पर गोलियां बरसा सके। बाकी 24 कमांडोज पीछे रुके रहे। वे अपने नाइट विजन चश्मों की मदद से चारों ओर से चौकस थे। जरूरत पड़ने पर वे सीधे लड़ाई में कूद पड़ने को भी तैयार खड़े थे। कैंप के भीतर उग्रवादी शायद सुबह का नाश्ता तैयार करने में लगे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में यह उनका आखिरी भोजन होगा। उस समय उनका सुरक्षा घेरा सबसे कमजोर था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बताया, वे लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक सुबह 5 बजे और दूसरा शाम को 3 बजे। हमले की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि जब वे सुबह का खाना खा रहे होंगे तो उसी समय उनका काम तमाम किया जाए। हमें पता था कि वे सभी उस समय डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होंगे और यही वक्त होता है जब उनका सुरक्षा घेरा न के बराबर होगा। हमलावर दस्ते ने अपने लक्ष्यों का आखिरी बार जायजा लिया। पहली पहरेदारी चौकी खाली थी, उसके पीछे 2 चौकी थी। एक चौकी की कमान 4 उग्रवादी और दूसरी चौकी की कमान 2 उग्रवादी संभाल रहे थे। अपने हाथ के इशारे से लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खामोशी से काल गुस्तावस हथियारों से लैस अपने कमांडोज को आदेश दिया कि वे 2 पहरेदारी चौकियों पर अपना पहला रॉकेट दागे। इसके बाद दोनों चौकियों के परखच्चे उड़ गए। पहरेदारी के लिए तैनात 6 उग्रवादियों के भी चिथड़े उड़ गए। रॉकेट हमले से जमीन थरथरा उठी। उसी समय कैंपों के भीतर मौजूद उग्रवादियों को पहली बार पता चला कि उन पर हमला हो गया है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनके पास भागने या छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। कमांडोज ने अब अपनी असाल्ट राइफलों से उग्रवादियों के कैंपों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। सिंगल शॉट के बाद डबल टैप और मैगजीन खाली होने तक उन्होंने इसी क्रम में गोलीबारी की। कमांडोज ने जल्दी से अपनी मैगजीन रिलोड की और उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कमांडोज ने धमाके के साथ गोलीबारी करने के लिए अपने हथियारों को फुल ऑटो मोड पर करने के लिए सेलेक्ट स्विच ऑन नहीं किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, धमाके के साथ गोलीबारी करने में गोलियां बिखर जाती हैं। सिंगल शॉट और डबल टैप गोलीबारी कहीं अधिक सटीक होती है और इससे आपकी गोलियों की भी बचत होती है। डबल टैप एक ऐसी तकनीक है जहां एक ही लक्ष्य पर बहुत तेजी के साथ 2 गोलियां दागी जाती हैं। उग्रवादी पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज ने उनके ऊपर हमला किया है। पहले कैंप को बड़ी ही आसानी से मिट्टी में मिला दिया गया। अचानक हुए हमले से सकते में आए उग्रवादी पहले 25 मिनट तक तो कोई जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सके। जब कमांडोज दूसरे कैंप का सफाया कर रहे थे तो उग्रवादियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दी।
कैंप को देखकर कमांडोज हैरान रह गए। उन्हें ये लग रहा था कि कैंपों में बनकर नहीं होंगे, लेकिन उनका अंदाजा गलत था। उग्रवादियों ने कैंपों के भीतर सेना के जैसे गहरे बनकर बना रखे थे, जहां से अब वे कमांडोज पर गोलीबारी कर रहे थे। दोनों ओर से लगभग 20 मिनट तक गोलियां बरसती रहीं। उसके बाद तीसरे कैंप में छुपे बैठे उग्रवादियों ने पीछे की ओर सुरक्षा घेरा बनाने वाले कमांडोज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। गोलियां कमांडोज के सिर के ऊपर से साए की आवाज करते हुए गुजर रही थीं। पूरी तैयारी के साथ मिशन पर निकले कमांडोज ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने ऑटोमेटिक हथियारों का मुंह खोल दिया और अपने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चरों UBGL से ग्रेनेड दागने शुरू कर दिए। तीखे छर्रे हवा में उड़ने लगे। कमांडोज ने 2 रॉकेट हवा में दागे ताकि एक बड़े इलाके में व्यापक तबाही हो सके। जब जमीन पर चारों ओर आग लगी थी तो अब कमांडर को दूसरा फैसला लेना था। मिशन कमांडर को पता चल गया था कि हमलावर टीमों ने 2 कैंपों को पूरी तरह तबाह करके अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब वापसी का समय था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, जब पिछली रक्षा टीम गोलीबारी में उलझ गई तो मैंने फैसला किया कि अब यहाँ से जितना जल्द हो सके निकल लेना चाहिए। हमलावर टीमों ने वहां से निकलने से पहले भारी हथियारों के साथ तीसरे कैंप पर भी हमला बोला, लेकिन हम उसके भीतर नहीं घुसे। उस समय नफा नुकसान का जोड़ तोड़ करने का समय नहीं था। ये तो बाद में पता चला कि उग्रवादियों को भारी नुकसान हुआ था। उस 45 मिनट के हमले में कमांडोज ने करीब 15,000 राउंड गोलियां, 150 से ज्यादा ग्रेनेड और 1 दर्जन रॉकेट चलाए थे। उन्हें साफ निर्देश थे कि वे मारे गए उग्रवादियों की गिनती करने के लिए कतई नहीं रुकें और मिशन को अंजाम देने के बाद जितना जल्द संभव हो वहां से निकल लें। उन्होंने इन आदेशों का पालन किया। यह एक चमत्कार ही था कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की टीम का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। ये पहले ही तय कर लिया गया था कि किस रास्ते से वापस लौटना है। जब कमांडोज भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचे तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने सेना को कॉल किया, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। उनके जादुई शब्द थे, मिशन पूरा। लीमाखोंग में ऑपरेशन रूम में लेफ्टिनेंट जनरल रावत के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान थी। रूम में मौजूद हर किसी का चेहरा खिला हुआ था। दुश्मन पर फतह के इस संदेश को मिशन से जुड़े हर अधिकारी को तुरंत भेजा गया। इसके बाद के जो घंटे बीते उनमें भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया कि भारत ऐसा भी कर सकता है। नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर मणिपुर हमले का करारा जवाब दिए जाने का ऐलान किया गया। 9 जून का दिन था और दोपहर होने को थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने कमांडोज के साथ मणिपुर लौट आए। भारतीय सीमा के भीतर पहले सीमावर्ती गांव तक पहुंचने से पहले उन्हें कई घंटे तक घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। वक्त था करीब 3 बजे। सूरज टमटमा रहा था और टीम के लोग बहुत थके हुए, भूखे और पानी की कमी से जूझ रहे थे। लेकिन मिशन की सफलता ने उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक ला दी थी। एक लोकल स्टोर से लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनकी टीम के कमांडोज ने एकदम ठंडी बियर की बोतलें खरीदी और एक ही सांस में गटक गए। लेफ्टिनेंट कर्नल ने बियर पीते हुए देखा कि बियर म्यांमार से लाई गई थी। कमांडोज ने इस बात पर कई दिनों में पहली बार खुलकर ठहाके लगाए। उसी दिन बाद में गांव के समीप सेना की एविएशन कोर के 2 ग्रुप हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आए। लीमाखोंग से उन्होंने 1 घंटे पहले उड़ान भरी थी और वे विजेता कमांडोज को लेने के लिए आए थे। कई दिन से पैदल चल रहे कमांडोज को ये सोचकर खुशी हुई कि अब उन्हें उस इलाके तक 30 किलोमीटर तक का सफर पैदल पूरा नहीं करना पड़ेगा जहां मिशन के शुरू होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था। सुबह होने तक लेफ्टिनेंट डेल्टा की टीम के सभी 64 कमांडोज लीमाखोंग में वापस आ चुके थे। नागालैंड से कमांडोज की जिस टीम को सीमा पार कैंप को तबाह करने का जो लक्ष्य सौंपा गया था, वह टीम लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की टीम जितनी खुशनसीब नहीं थी। वहां उग्रवादियों ने कमांडोज के हमले से पहले घंटों तक गोलीबारी की। इसके चलते कमांडो टीम को केवल कैंपों को आग के हवाले करके ही वापस लौटना पड़ा। लीमाखोंग में उतरने के 15 मिनट बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा का फोन बज उठा। लाइन के दूसरी ओर से जो व्यक्ति बोल रहा था उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वह रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की आवाज थी। मणिपुर में एक बटालियन की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने याद किया, मैंने अपने जूतों के फीते भी नहीं खोले थे कि रक्षा मंत्री ने मुझे और टीम को बधाई देने के लिए फोन किया। वह इतना रोमांचक क्षण था।
हर रोज ऐसा नहीं होता कि रक्षा मंत्री आपको फोन करें। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रोज उनका पूरा दिन सेना के शीर्ष अधिकारियों को मिशन के बारे में ब्रीफिंग करते हुए बीता। उन्होंने हर बात बड़ी ही बारीकी से बताई। शीर्ष कमांडरों और सरकार सभी को उस ऐतिहासिक मिशन की जानकारी दी गई जिसमें पैरा एसएफ टीम ने इतिहास रच दिया था। ये सब काम खत्म करने के बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को अपने परिवार के बारे में सोचने की फुर्सत मिल पाई। लेफ्टिनेंट जनरल रावत और बाकी कमांडरों को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कुछ ही घंटों पहले लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की मां के कैंसर की सर्जरी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी मारुति 800 में अकेले ही अस्पताल जाने की सोच रहे थे, लेकिन कमांडर इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्हें पता था कि उग्रवादियों के हमलावर दस्ते उनके पीछे लगे होंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो टीम को सेवा में लगाने से इनकार कर दिया। वे अपनी मां के पास 4 घंटे रहे और अगली सुबह बेस में लौट आए। उस दिन दिल्ली में सेना ने खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि कमांडोज ने ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर उग्रवादियों के कैंपों पर हमला बोला और इससे उग्रवादियों को करारी शिकस्त मिली और कई उग्रवादी भी मारे गए। सेना ने हताहत उग्रवादियों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन बाद में जो बातें छनकर आई उनसे पता चलता है कि भारतीय जवानों ने करीब 40-50 उग्रवादियों का सफाया कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वर्मा की सेना उन उग्रवादियों के शवों को 2 ट्रकों में भरकर समीप के इलाके में ले गई और उन्हें तुरंत दफना दिया गया। बुरी तरह घायल उग्रवादियों को इलाज के लिए उस इलाके के दक्षिण में एक अस्पताल में ले जाया गया जहां कमांडोज ने हमला बोला था। यदि कट ऑफ टीम को कैंपों के दूसरी ओर तैनात करने का मौका मिल जाता तो मारे गए उग्रवादियों का यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता था। इन हमलों के 2 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा के लिए कीर्ति चक्र, उनकी टीम के हवलदार रैंक के एक कमांडोज को शौर्य चक्र और सीमा पार म्यांमार में हमला करने में शामिल रहे 5 अन्य कमांडो को सेना मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की। इन हमलों ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को उस रेजिमेंट में एक बड़ी हस्ती बना दिया जहां पहले से ही हीरो की भरमार थी। लेकिन यदि आप उनसे मिलेंगे तो आपको कतई ऐसा नहीं लगेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा कहते हैं, आप वहां कोई रैम्बो नहीं हैं। मेरा कीर्ति चक्र इस मिशन में हिस्सा लेने वाले हर जवान का है। हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और जब आपको इसके लिए पहचाना जाता है तो ये बेहद शानदार एहसास होता है। लेकिन इसके अलावा पुरस्कार वाकई कोई मायने नहीं रखता। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च बहादुरी सम्मान है। ऑफिसर को मिशन को लेकर बस एक ही अफसोस था, वह उग्रवादियों के कैंप से उनका झंडा या कोई और दूसरी चीज नहीं ला पाए थे जिसे वॉर ट्रॉफी कहा जाता है। मिशन के लिए रवाना होने से पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ने आर्मी के शीर्ष कमांडरों से अपील की थी कि वे मिशन को अंजाम देने के बाद कमांडो की वापसी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं करें, क्योंकि कमांडो दुश्मन के झंडे को कब्जाने की योजना बना रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बताते हैं, बदकिस्मती से हमारे पास झंडे को हथियाने का मौका नहीं था। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें एक और मिशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उन वर्मी शिकारियों का क्या हुआ जिन्हें कमांडो दस्ते ने पकड़ा था? लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपने जवानों को निर्देश दिया था कि आखिरी हमले के लिए पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करने से पहले वे उन्हें छोड़ दें। शिकारियों को हुई उस परेशानी के लिए उन्हें मुआवजे के तौर पर 5000 रुपये दिए गए। उसका एहसान चुकाने के लिए शिकारियों ने जंगलों में जाने से पहले कमांडोज को मॉनिटर लिजर्ड का मांस पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को उसका स्वाद याद है और मांस एकदम वैसा ही था जैसा वह पसंद करते हैं, कच्चा। नोट: दुश्मन के इलाके में इस अभियान में हिस्सा लेने वाले स्पेशल फोर्स के कमांडोज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो में कुछ नामों को बदल दिया गया है। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार।